Very good morning friends and welcome to this session. This is the chapter 5. ये है इंडियन ज्योग्राफी और हम पढ़ रहे हैं महेश कुमार बड़वाल सर की किताब जिसमें कि चैप्टर 5 जलवायु आज हम कवर करेंगे। इससे पहले हम भारत का भूगोल, उसकी सीमाएं, उसकी भौगोलिक आकृति, उसमें जो विभाजन किया गया था उसको हमने कवर कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु। तो किसी भी स्थान अथवा प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा और वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति समस्त दशाओं की योग को जलवायु कहते हैं। अगर कभी जलवायु पे प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखना होता है और ये डेफिनेशन बिल्कुल ही क्लियर है कि लंबे समय तक, मतलब एक क्षणिक नहीं, क्षणिक तो मौसम हो जाएगा, लेकिन जो लंबे समय तक तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, ताप, दाब और वर्षा और पवनों की दिशा एवं गति की समस्त दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु में परिवर्तन एक लंबी अवधि, सामान्यतः 30 या इससे भी अधिक वर्ष में होता है। भारत की जलवायु को जिस एक शब्द से पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है वह है मानसून। तो मानसून हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन है, क्योंकि शीत ऋतु में हवाएं स्थल से समुद्र की और ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। देखिए, जलवायु से प्रश्न कभी ऐसा हुआ नहीं कि नहीं आया हो। और हम जानते हैं कि भारत जो है वो 3 तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है और इधर आपका हिंद महासागर वाला पोर्शन। तो क्या बोल रहे हैं कि मौसमी प्रत्यावर्तन है मानसूनी हवाएं। तो शीत ऋतु में क्या होगा, ये यहाँ का टेम्परेचर पूरा डाउन रहेगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा समुद्र का। तो हवाएं कहाँ से, स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी। हवाएं कहाँ चलेंगी, स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी। लेकिन यही जब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से कहाँ जाती हैं, स्थल की ओर। तो समुद्र से क्या करेंगे, आर्द्रता उठा के ले जाएंगे और इधर क्या कराएंगे, बारिश कराएंगे, ठीक है। इधर क्या कराएंगे, बारिश कराएंगे। तो ये हमें समझ लेना है कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है और शीत ऋतु में क्या होता है। और यही है कि हमें मानसूनी जो हमारी वो है जलवायु है ना, उसका सामना हमें करना होता है। तो मानसून जो है दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई जलवायु की प्रमुख विशेषता है। केवल हमारे यहाँ नहीं बल्कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई जलवायु की प्रमुख विशेषता है एवं इसका पर्याप्त आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व क्यों है, बिना बारिश के जो है कृषि अच्छे से नहीं होती और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ माना जाता है, क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में कृषि मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर है। वस्तुतः मानसून वह धुरी है जिसके चारों ओर भारतीय अर्थव्यवस्था घूमती है। तो जहाँ मानसून नहीं होगा अर्थव्यवस्था वहीं से स्टॉप हो जाएगी। तो मैक्सिमम देखा जाए तो अर्थव्यवस्था हमारी मानसून पर निर्भर है। मानसून ऋतु को शुष्क व आर्द्र 2 कालों में बांट कर देखा जा सकता है। शुष्क काल के अंतर्गत शीत शुष्क ऋतु और ग्रीष्म शीत ऋतु आते हैं, जबकि आर्द्र काल के अंतर्गत मानसून के आगमन और निवर्तन का काल शामिल होता है। यह जो मानसून के आने का प्रक्रम है और उसको डायग्राम से कैसे समझाना है, मेंस में आंसर कैसे लिखना है, वो आज प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न आता ही है और एक बार हमारा तैयार हो जाएगा तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो हम उसको हैंडल करने के लिए सक्षम होंगे। तो शीत शुष्क ऋतु क्या होती है, तो दिसंबर से फरवरी तक का ये काल होता है। दिसंबर से फरवरी का तक का ये समय है शीत। देखिए, शीतकाल कंफ्यूजन नहीं है, दिसंबर से फरवरी तक का रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन हो जाता है, जिसके कारण पश्चिम उत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। उत्तरायण दक्षिणायन क्या है, जैसे कि अर्थ है ये अपने इतने डिग्री पे ये झुकी रहती है, यहाँ पे सन है, ठीक है, ये चारों ओर परिक्रमा रखिए, ठीक है, ये अर्थ है एक्सिस पे झुकी हुई है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सन है। तो ये जब घूमेगी तो कुछ समय क्या होता है, सूर्य का ये वाला हिस्सा यहाँ पे पड़ता है तो उत्तरायण कहते हैं, और जब सूर्य का ये वाला हिस्सा पड़ता है तो ये दक्षिणायन कहलाता है। तो सूर्य कब उत्तर में है, नॉर्थ में है, और कब साउथ में है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे मौसम के लिए, हमारे जलवायु के लिए। तो यहाँ देखते हैं कि दिसंबर से फरवरी तक का काल होता है। इस समय सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण सूर्य दक्षिण चला जाता है, ठीक है। देखें, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी में बनता है, जबकि हमारे यहाँ शीत ऋतु में बनता है। तो दिसंबर में दक्षिणायन हो गया, सूर्य चला गया नीचे और भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और यहाँ का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस मिलता है, जबकि इस समय दक्षिणी भारत में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। तो पवन प्रवाह उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है एवं पूर्व तटीय भाग में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। क्या बोल रहा है, सब चीज़ को समझना है। ये बोल रहा है कि जब शीत होगा, शीत में 10 डिग्री सेल्सियस हो गया औसत तापमान, जबकि दक्षिणी भारत में 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, ओके। दाब कहाँ ज़्यादा रहेगा, जहाँ टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, जब भी टेम्परेचर कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पवन प्रवाह कह रहा है उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है। तो उत्तर पश्चिमी भारत कौन सा है, ये वेस्ट है आपका, ये ईस्ट है। तो उत्तर पश्चिमी भारत हमारा ये पाकिस्तान की तरफ से इधर से जो हवाएं आती हैं
भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। तो उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर शीतकालीन वर्षा अक्सर आजकल ट्रेंड में है क्वेश्चन। अब नॉर्मल मानसून से नहीं पूछता है शीतकालीन वर्षा के बारे में बताइए। तो हमको पता है ना कि इधर और जाएंगे तो भूमध्य सागर होगा, ठीक है, और बहुत सारे सागर हैं, काला सागर, लाल सागर, सब इधर ही तो है, सब पानी ले लेके बैठे हैं। तो इधर से क्या होता है ना कि ये जो है पानी वाष्प बन के इधर आता है और इधर आकर के वर्षा करता है। तो ये जो हवाएं इधर से चल रही हैं, ये हवाएं उत्तर पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से देखिए लिखा भी है, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होता है। ये वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों के द्वारा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। पूर्व की ओर बढ़ने पर इसमें वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है और पंजाब में इससे 25 सेंटीमीटर की वर्षा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त होती है। ये हमको क्लियर होना चाहिए कि पानी आया कहाँ से। अगर हमको क्वेश्चन आता है कि शीत ऋतु में कैसे वर्षा हुई, तो भूमध्य सागरीय विक्षोभ, इधर भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ पानी उठाया और इधर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान ऐसे वर्षा करते हुए यहाँ आते थे, तो थोड़ा कम हो गया। तो पंजाब वगैरह में जो वर्षा होगी लगभग 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। वेस्टर्न विक्षोभ को क्या बोलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होने वाली अल्प वर्षा पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में गेहूं, चना, सरसों और की फसलों में वृद्धि में सहायक होती है। तो वो जब पानी लेके आएगी तो इस क्षेत्र में क्या करेगी, वर्षा करेगी। तो यहाँ पे कौन कौन है आपका, पंजाब है, हरियाणा है, थोड़ा सा पोर्शन राजस्थान का भी है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में वर्षा होगी और यहाँ पे गेहूं की फसल, सरसों की फसल, ये सब के लिए यह वर्षा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्षेत्र मानसून का इंतजार नहीं करता, ये शीत में ही देखिए वहाँ पे गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों की वृद्धि में सहायक होता है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं, मावट। हिमाचल में सेब की खेती में मदद करता है। हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा से ऊपर इनमें हिमपात होता है, जिससे कि इस क्षेत्र से निकलने वाली नदियां सदा नीरा बनी रहती हैं। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय शीतलहर भी देखने को मिलती है और पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा हमें 3% लगभग प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा पोर्शन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुछ पोर्शन है। मावट जो है राजस्थान में होता है, हिमाचल में देखिए सेब की खेती में हेल्पफुल है, और पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से क्या बोल रहे हैं, औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3%, तो बहुत कम है 3%। अब आ जाइए गर्मी में क्या हो गया, सूर्य चला गया उत्तरायण, ठीक है, चला गया उत्तरायण। अब ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अब मार्च से जून के महीने में ग्रीष्म ऋतु रहती है और इस समय सूर्य उत्तरायण रहता है। एक एक पॉइंट सुनते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। सूर्य कहाँ चला गया, उत्तर चला गया। तापमान में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, दाब कम होगा। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर एवं 23 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। क्या बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं, ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है। तो सूर्य चला गया है उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण है, सूर्य उत्तरायण है, ये चमक रहा है विषुवत रेखा पर, डायरेक्ट चमक रहा है, ठीक है, सीधा। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर और 23 जून को कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। तो कर्क रेखा इसके और ऊपर रहेगी, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, जून तक तो और ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लंबवत चमकेगा। तो मार्च के मध्य में तापमान बढ़ना शुरू होता है और मई तक तापमान कितना हो जाता है, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी पश्चिमी भारत में इस समय लू चलती है और तापमान कई स्थानों पर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। राजस्थान में 49, बिहार, उत्तर प्रदेश में वही 38, 40, 45 तक टेम्परेचर रहता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। तो जब भी दक्षिण भारत की बात होती है तो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर, लगभग, मतलब ये चूंकि सागर से घिरा हुआ है तो यहाँ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। पश्चिमोत्तर भारत का उच्च वायुदाब इस समय धीरे धीरे निम्न वायुदाब क्षेत्र में बदल जाता है और दक्षिण पूर्वी आर्द्र समुद्री पवन व स्थलीय शुष्क धूल भरी आंधी के मिलने से क्या होता है, तूफान की उत्पत्ति होती है, जिससे कि पवन की गति और तेज हो जाती है। मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है। मानसून से पहले वर्षा कैसे होती है ये पूछ रहा है, ठीक है। पश्चिम उत्तर भारत में एक तो हम शीत वाला पढ़ लिए कि शीत ऋतु में भैया उधर से आया वेस्टर्न विक्षोभ से और भूमध्य सागर तरफ से पानी वानी लेके आया और इधर आके वर्षा कर दिया। अब ये बोल रहा है कि मानसून के पहले और कैसे वर्षा होती है। तो पश्चिम उत्तर भारत का उच्च वायुदाब क्षेत्र इस समय धीरे धीरे निम्न वायुदाब क्षेत्र में बदल जाता है और दक्षिण पूर्वी आर्द्र समुद्री पवन और स्थलीय शुष्क धूल भरी आंधी के मिलने से तूफान की उत्पत्ति होती है, जिससे कि पवन की गति तेज हो जाती है। तो मानसून पूर्व की वर्षा प्राप्त होती है। औसत वार्षिक वर्षा इससे लगभग 10% होती है। शीत वाले से हम कितना पढ़े, 3% वर्षा हो रही है। शीत वाले से 3% हो रही है, इससे कितनी हो रही है, 10% हो रही है। तो विभिन्न भागों में इस वर्षा का अलग अलग नाम होता है, जैसे कि असम में इसको टी शावर कहते हैं, चाय वर्षा, टी शावर। बंगाल में इसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं।
केरल में मैंगो शावर कहते हैं, जब तक मैंगो शावर आता नहीं, मतलब मैंगो पकते हैं उस समय तो मैंगो शावर। कर्नाटक में इसको कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम, और उड़ीसा में इसे नार्वेस्टर कहते हैं। और इस समय होने वाली तड़ित थंडर स्टॉर्म की भी उत्पत्ति होती है, बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा होती है। तो अलग अलग नाम से ये अलग अलग परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो असम में चाय वर्षा हो, या बंगाल में आपका काल बैसाखी हो, केरल में मैंगो शावर हो, कर्नाटक में कॉफी शावर हो, चेरी ब्लॉसम, या उड़ीसा में नार्वेस्टर, ये सब किसके कारण हो रहे हैं? मानसून पूर्व वर्षा के कारण हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन गया है, और निम्न वायुदाब क्षेत्र में बदलने के कारण जो भी दक्षिण पूर्वी आर्द्र समुद्री पवनें होती हैं वो धूल भरी आंधी के साथ मिलकर तूफान पैदा करती हैं, और तूफान पैदा करने के कारण वर्षा होती है। आर्द्र काल के अंतर्गत मानसून के आगमन एवं निवर्तन काल को सम्मिलित किया जाता है। अभी शुष्क वाला हम पढ़ लिए, अब आर्द्र काल पढ़ रहे हैं कि जब पानी वर्षा शुरू होगा, मतलब जून से लेकर सितंबर तक, वहाँ निवर्तित मानसून का मुख्य काल सितंबर से दिसंबर के मध्य होता है। मतलब निवर्तन का मतलब वापस जा रहा है मानसून, तो वापस कब जाएगा? सितंबर से दिसंबर, और आएगा कब? तो जून से सितंबर। इनसे औसत वार्षिक वर्षा 74% एवं 13% वर्षा प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इसी से वर्षा हमें प्राप्त होती है। बाकी तो वर्षा सिर्फ कहानी है, 3% 10% वाली वर्षा, लेकिन मैक्सिमम हमको इसी से प्राप्त होती है। अब पढ़ते हैं मानसून की क्रियाविधि। अक्सर प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है और डायग्राम के साथ हमें बनाना होता है। तो निम्न चरणों के अंतर्गत इसको समझा जा सकता है। मानसून का आरंभ और उसका अग्रसरण। मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे कि मानसून आया कैसे, कहाँ टेम्परेचर बढ़ा, कहाँ टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्रेशर कम होगा, और कैसे फिर इस समुद्र से इधर हवा चलेगी और बारिश आर्द्रता लेके जाएगी और बारिश होगी। वर्षा लाने वाले यंत्र पढ़ेंगे, और कौन कौन हेल्पफुल होता है। मतलब एक तो हो ही गया प्रेशर, टेम्परेचर, उसके अलावा भी कुछ होता है कि जो मानसूनी वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। फिर मानसून का विच्छेद, मतलब कम कैसे हो जाएगा, और ये वापस कैसे लौटेगा। वापस मतलब कि स्थल से जल की ओर फिर से कैसे लौटेगा। 4 स्टेप में पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़ रहे हैं आरंभ, शुरुआत, फिर इसमें यंत्र कौन कौन से हैं और कौन हेल्पफुल है, मानसून का विच्छेद कैसे हुआ, और मानसून का निवर्तन। एज इट इज अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 4 पॉइंट लिखने होंगे कि मानसून का आरंभ एवं अग्रसरण, वर्षा लाने वाले यंत्र, मानसूनी वर्षा का वितरण, मानसून का विच्छेद और मानसून में निवर्तन। पहला देखिए मानसून का आरंभ व अग्रसरण, इसकी उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। अब ये डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र कब बनेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सूर्य का उत्तरायण है, सूर्य इधर चमक रहा है, ठीक है, इधर चमक रहा है, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होने के कारण देखिए हिमालय वाला क्षेत्र है, निम्न प्रेशर का जोन बन जाएगा, निम्न दाब, ठीक है, इधर हिमालय वाला क्षेत्र बताया है। अब यहाँ पे विषुवत रेखीय निम्न दाब है, यहाँ से समुद्र से हवाएं कहाँ चलेंगी? स्थल की ओर चलेंगी। ये ग्रीष्म ऋतु है। इधर आर्द्र है, ये आर्द्र है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेंगी? हवाएं चलेंगी। तो ये इनिशिएशन है। इनिशिएशन कैसे हुआ? मानसून का आरंभ कैसे हुआ, ये हमने डायग्राम से समझा। अब आते हैं तापीय संकल्पना। तापीय संकल्पना क्या है? देखिए अभी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि कैसे होता है। मानसून का आरंभ हुआ कैसे? तो हुआ ऐसे कि 21 मार्च के आसपास जब सूर्य का उत्तरायण होता है, वही कंसेप्ट है कि 21 मार्च के आसपास क्या हुआ? सूर्य का उत्तरायण हुआ। तो उत्तरी भारत में क्या हुई? गर्मी बढ़ने लगी, टेम्परेचर बढ़ने लगा, प्रेशर डिक्रीज होने लगा। तो जून आते आते यह गर्मी बेहद बढ़ जाती है और पश्चिमोत्तर भारत तथा पाकिस्तान निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और ये निम्न दाब इतने शक्तिशाली होते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें भी आकर्षित हो रही हैं और दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के रूप में भारतीय पवन तंत्र का अंग बन जाती हैं। हजारों किलोमीटर की समुद्री यात्रा के कारण इसमें क्या होता है? पर्याप्त नमी होती है। भाई इतनी दूर से यात्रा करके आ रहा है, वो भी समुद्र के ऊपर से, तो नमी वमी लेके आएगा। अतः काले कपासी बादल उमड़ने लगते हैं और उमस का वातावरण बन जाता है। अंततः क्या होती है? भारी वर्षा होती है। इस प्रकार मानसून का आकस्मिक प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम बर्स्ट ऑफ मानसून यानी कि मानसून प्रस्फोट कहते हैं। इस समय पवनों का वितरण वर्षा का मुख्य निर्धारक होता है। पवन का वितरण देखिए, पवन का वितरण, एक तो व्यापारिक पवन आ रही है पूरा दक्षिणी गोलार्ध से, तो पवनों का वितरण वर्षा का प्रमुख निर्धारक है। पर्वतीय ढालों के पवन अभिमुख क्षेत्र पर भारी वर्षा होती है, जबकि पवन विमुख क्षेत्र पर कम वर्षा होती है और वृष्टि छाया क्षेत्र होने के कारण मरुस्थल निर्मित हो जाता है। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पहाड़ से टकराएगा तो उसके जो फ्रंट वाला क्षेत्र है वहाँ वर्षा होगी और उसका अपोजिट क्षेत्र है वहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा। तो ये हमने पढ़ा तापीय संकल्पना। अब देखिए दूसरा है आपका फ्लोन का प्रति विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? इसको देखेंगे। पछुआ पवन सिद्धांत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन व दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के संपर्क में ITC, ये आपको याद रखना है कि इसका नाम याद रखना है ITCZ,
ITCZ, ठीक है, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। ITCZ में प्रति विषुवतीय पछुआ पवनें चलती हैं और जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में ITCZ का उत्तरी भाग भारतीय भूभाग की ओर खिसक जाता है। ये जो है देखिए, ये वाला जोन है ITCZ का, ये कहाँ उत्तर की ओर खिसक जाता है। तो भारतीय भूभाग की, अच्छा, इसका उत्तरी भाग भारतीय भूभाग की ओर खिसक जाता है। अधिकतम खिसकाव, थोड़ा सा गलत हो गया क्या, ये क्या बोल रहा है इसको और समझते हैं ना एक बार। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन व दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का संपर्क क्षेत्र, मतलब ऊपर का जो है और नीचे का जो है, इसका संपर्क क्षेत्र कौन है, इंटरकनेक्ट कर रहा है इसको ITCZ जोन। तो ITCZ जो है में प्रति विषुवतीय पछुआ पवनें चलती हैं जब सूर्य के उत्तरायण, सूर्य जो है आपका उत्तरायण है, उत्तर की ओर खिसक जाता है। तो ऐसे में जो इसका उत्तरी भाग है भारतीय भूभाग की ओर खिसक जा रहा है। ये ऊपर था, कहीं ये ऊपर था, हिमालय के पास था, अब ये कहाँ चला गया, नीचे भारतीय भूभाग की ओर चला गया। अधिकतम खिसकाव 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश का होता है। तो यही पवनें दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में वर्षा करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है भारत में वर्षा करती हैं। तो ITCZ भी जो है उत्तरदायी है। अब देखते हैं जेट विंड के बारे में। देखिए बताया, मानसून अवदाब, पछुआ जेट, पूर्वी जेट, ये डायग्राम बना के बताया हुआ है। कोटेश्वरम का पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इसको भी देख लेते हैं। कोटेश्वरम के अनुसार ITCZ के उत्तर की तरफ खिसकाव से हिमालय के दक्षिणी भाग में सक्रिय उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का भी उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है और इस समय हिमालय और तिब्बत के पठार गर्म होने के कारण तथा गर्म हवाओं के ऊपर उठने से ऊपरी वायुमंडल में प्रति चक्रवाती स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, हिमालय और जो तिब्बत का पठार है वो क्या रहता है, गर्म रहता है। जो हिमालय है और उत्तर का पठार है क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म रहेगा। पठार गर्म होने से गर्म हवा क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगा और वायुमंडल में प्रति चक्रवाती स्थिति उत्पन्न होने के कारण पूर्वी जेट पवनों का आविर्भाव होता है। पूर्वी जेट पवनें जो हैं, पूर्वी जेट पवनें उत्पन्न हो जाती हैं और इस क्षेत्र से ऊपर उठी हुई वायु दक्षिण शाखा मेडागास्कर के पास मैस्कर्नी उच्च दाब क्षेत्र में उतर कर सतही दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में पवन की चक्रीय व्यवस्था हेडली सेल पूरी करती है। इस क्रम में लंबी समुद्री दूरी तय करने के कारण उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होती है और इसलिए पर्वतीय ढालों के अभिमुख क्षेत्र में वो पर्याप्त वर्षा करती है। ये पर्वतीय ढाल जो है यहाँ आकर के ये वर्षा करेगी, ठीक है। जबकि इस ओर क्या होगा, इस ओर वर्षा नहीं होगी, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवनें इन मानसूनी पवनों को शक्ति प्रदान करती है। अब देखिए, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या हुआ, कैसे हुआ। मेन हमको मानसून का वो याद रखना है कि सूर्य का उत्तरायण हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, इधर से व्यापारिक पवनें या समुद्री पवनें जो है पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाके वर्षा कर दी। उसके बाद और लिखना होगा तो ITCZ के बारे में बता देना है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका ये उत्तर की ओर चला जाता है, खिसकाव हो जाता है इसका 30 डिग्री नॉर्थ का और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून को प्रमोट करता है। वैसे ही पूर्वी जेट पवनें जो है, पूर्वी जेट पवनें, इसमें भी कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में कि पूर्वी जेट है कि पश्चिमी जेट है। तो पूर्वी जेट पवनें हमको याद रखना है, ईस्ट वाला, ये ईस्ट वाला याद रखेंगे यहाँ। पूर्वी जेट पवनें जो है आपको ये यहाँ पे चक्रीय हेडली सेल का निर्माण करती हैं और वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये 3 चीज़ का उल्लेख कर देंगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसको थोड़ा बहुत आता है मानसून के बारे में। अब हमको इसमें एक्सपर्टाइज थोड़ी हासिल करना है कि एकदम से हम भौगोलिक पूरी परिघटना को डायग्राम से बना के और तो थोड़ा बहुत 2-4 डायग्राम बनाना है कि मतलब ये वाला बता देंगे कि कैसे कैसे वर्षा हो रही है। ITCZ जोन बता देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये वाले जोन के बारे में इसको पता है। और पूर्वी जेट का उल्लेख कर देंगे तो ये भी पता चल जाएगा, चलो इसको पूर्वी जेट के बारे में भी पता है, ठीक है। तो बस हमको ये बताना है कि हमको सब आता है, भले ही हम कन्फ्यूज हो खुद, ठीक है, तो भी। तो भारत का मौसम केंद्र देख लेते हैं क्या क्या है। मौसम केंद्र नैनीताल में देखिए आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला, देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। क्लियर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ठीक है, एक बार बस गो थ्रू हो लेते हैं। आर्यभट्ट का देखिए अनुसंधान वेधशाला कहाँ पे है, नैनीताल में, तालों में नैनीताल आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला। देहरादून में है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। भारतीय मौसम विधाएं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय नमक, नमक जैसे ही होगा तो समुद्र की याद आ जाएगी, यहाँ भावनगर गुजरात में है केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक शोध संस्थान। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय एटलस व विषयक मानचित्रण संगठन, ये कहाँ है, कोलकाता में है, कोलकाता में है, ठीक है। नीचे देखेंगे
भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। हैदराबाद में बहुत चीज़ है, क्या क्या है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र है, भारतीय राष्ट्रीय सामुद्रिक सूचना केंद्र, ये आता है सामुद्रिक सूचना हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद याद रखना है इसको। केंद्रीय सामुद्रिक वलय शोध संस्थान, ये भी यहीं पे है। चेन्नई में देखिए क्या क्या चीज़ है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र, इधर ही से चक्रवात मतलब सुनामी वाला याद कर लीजिएगा, चेन्नई तो चक्रवात वाला यही है। और राष्ट्रीय समुद्री तकनीकी संस्थान, चक्रवात आया और उसको रोकने के लिए हमने कोई तकनीक ईजाद कर ली, तो तकनीकी वाला और चक्रवात वाला दोनों चेन्नई में है। और चेन्नई से चक्रवात कंफ्यूजन होगा, तो ये चक्रवात वाला चूंकि आता है और ये भी आता है सामुद्रिक तकनीक वाला, तो यहाँ चेन्नई में है। और हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र है, सामाजिक सूचना केंद्र है और आपका सामुदायिक वलय शोध संस्थान है। भारतीय खगोल भौतिकी खगोल वाला बेंगलुरु में है, बेंगलुरु थोड़ा हाई टेक है, तो खगोल वाला एस्ट्रोनॉमी वाला यहाँ पे है। और तिरुवनंतपुरम पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र है, सबसे नीचे जाकर के हम पृथ्वी विज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, सबसे नीचे तिरुवनंतपुरम में। कभी कभी आ जाता है कौन सा संस्थान कहाँ पे है, तो छोड़ना नहीं है, एक एक बार जो भी चीज़ दिया रहता है उसको एक बार कर लेने से, सिर्फ एक रीडिंग कर लेने से कभी ना कभी याद आ ही जाता है। आगे देखते हैं, पवनों की उत्पत्ति क्षोभ सीमा में 14 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई उस समय होती है जब ऊपरी वायुमंडल का दाब 100 से 150 मिलीबार हो। क्षोभ सीमा की बात कर रहे हैं हम लोग ना, वर्षा कहाँ हो रही है, क्षोभ सीमा 14 से 16 किलोमीटर, वायु दाब कितना है 100 से 150 मिलीबार है और उसका क्षेत्र विस्तार 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। ये सिर्फ गर्मियों में उत्पन्न होती है। पूर्वी जेट जो है बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय अवदाबों को भी खींचकर तटीय भागों में लाता है और चक्रवाती वर्षा कराता है। गर्म होने के कारण ये जेट पवने सतह की आर्द्र वायु को ऊपर उठाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय भूभाग पर संवहनीय वर्षा होती है। भारत के विभिन्न भागों में मानसून प्रस्फोट की दशा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार पूर्वी जेट स्ट्रीम का दक्षिणी पश्चिम मानसून के आविर्भाव में अत्यधिक योगदान है। चूंकि इस सिद्धांत से भारत में होने वाली हर प्रकार की वर्षा की व्याख्या होती है, इसलिए इस सिद्धांत को पर्याप्त माना जा सकता है। ठीक है, वस्तुतः उपर्युक्त में से कोई भी सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता। इन्हें समेकित रूप से देखने की अपेक्षा सही तस्वीर प्रस्तुत हो पाती है। निष्कर्षता, अब निष्कर्ष क्या निकालते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में निम्न दाब की स्थापना। अब देखिए ये कंक्लूड कर रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है, पश्चिमोत्तर वाले भाग में, ये वाले भाग में क्या बोल रहे हैं, निम्न दाब, ठीक है, ये वाले भाग में निम्न दाब की स्थापना, पहला चीज। फिर ITCZ का उत्तरी खिसकाव 3 डिग्री नॉर्थ हम पढ़े थे, और ITCZ के उत्तरी खिसकाव के संबंध में उपोष्ण मतलब ये पूर्वी जेट वाला, ईस्ट जेट वाला, पूर्वी जेट स्ट्रीम का हिमालय के उत्तर की ओर खिसकाव, पूर्वी जेट स्ट्रीम का हिमालय के उत्तर की ओर खिसकाव, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति से ये सभी कारक मिलकर दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए जिम्मेदार होते हैं। मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आया अभी तक, जो भी पढ़े, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कम से कम नाम का उल्लेख कर देना है आंसर में कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून कोई चीज़ होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, कि कहाँ से कहाँ आर्द्रता लेके जाती है, पश्चिमोत्तर भारत में क्यों दबाव कम हुआ, ITCZ ऊपर खसक गया, जेट स्ट्रीम पूर्वी जेट स्ट्रीम का पूरा रोल है इसमें, और उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम जो हिमालय के उत्तर की ओर खसक जाता है, ये सब मिल करके दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। 3-4 पॉइंट बताने से और एक आध डायग्राम बना देने से एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि इसको कुछ तो आता है और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मानसून का अग्रसरण पश्चिमोत्तर भारत के निम्न दाब के कारण चापाकार आकृति में होता है। भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे पहले मई में ही कहाँ आ जाएगा, नीचे मई में ही आ जाएगा। फिर 1 जून से केरल के तट पे आता है मानसून, और 10 जून तक मुंबई कोलकाता, 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी 22 जुलाई चल रहा है, 22 जुलाई है ना। अभी देखा जाए तो पूरे भारत में मानसून आ चुका है, लेकिन आया कब था, शुरुआत 1 जून से केरल के तट पे, और 10 जून, कभी कभी लेट हो जाता है परिस्थिति अनुसार। यहाँ पे डायग्राम बना के बताया हुआ है, देखिए 25 मई यहाँ पे अंडमान निकोबार यहाँ पे आ चुका है, चापाकार आकृति में हो रहा है। 1 जून केरल के तट पे टच किया, 5 जून बेंगलुरु, फिर 10 जून तक इधर पूरा मिडिल वाले रीजन में, फिर आपका जुलाई तक, 15 जुलाई तक, मतलब पश्चिमोत्तर रीजन में हम देखेंगे तो 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में आ जाता है। क्या करना है, एक डायग्राम बना देना है और ऐसे ऐसे चापाकार आकृति में बताते जाना है, तो ये पता चल जाएगा कि आपको आता है। मानसून से रिलेटेड प्रश्न हमेशा आते हैं। जलवायु का चैप्टर आसान नहीं, अकेले पढ़ने में बहुत कठिन लगता है। ठीक है,
वर्षा लाने वाले यंत्र व वर्षा का वितरण। अब पहला तो हम पढ़ लिए आया कैसे, क्या क्या परिस्थिति बनी और मानसून आ गया। अब इसका मानसून लाने वाले यंत्र कौन से हैं, तो इसमें देखते हैं पर्वतों का वितरण। पर्वतों के पवन अभिमुख क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। हमको पता है ये मान लीजिए कोई पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ से हवा टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वर्षा हो जाएगी, यहाँ वर्षा हो जाएगी। लेकिन ये जो अपोजिट क्षेत्र है यहाँ क्या होगा, सूखा पड़ा रहेगा। इसको कहते हैं हम वृष्टि छाया प्रदेश। तो पवनों का वितरण उत्तरदायी है कि पवन अभिमुख क्षेत्र जो होता है वहाँ पे वर्षा होती है, और वहीं जो पवन विमुख क्षेत्र होता है वो वर्षा से विमुख हो जाता है, अल्प वर्षा देखी जाती है। तो पहला हो गया पर्वतों का वितरण, दूसरा हो गया ITCZ की स्थिति। इसे मानसून द्रोणी भी कहा जाता है। मानसूनी पवनों को आकर्षित करके वर्षा का कारक बनता है, तो ITCZ। फिर पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसका शक्तिशाली होना दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को गति प्रदान करता है। ये पवने पर्वतीय अवरोधों से टकराकर पर्वतीय वर्षा लाते हैं, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले अवदाबों को खींचकर तथा भारतीय भूभाग की आर्द्र पवनों को ऊपर उठाकर सामान्य वर्षा कराते हैं। अगर मानसून की चर्चा हुई और आप ITCZ का उल्लेख नहीं करते, पूर्वी जेट का उल्लेख नहीं करते, मानसूनी पवनों का पश्चिम उत्तर में दाब कम होने का उल्लेख नहीं करते हैं, तो फिर ये अपराध है, ठीक है। जब भी आएगा क्वेश्चन ये 3 चीज़ को उल्लेख करना ही है, आता हो चाहे नहीं आता हो, अंदर की कहानी पता हो चाहे नहीं पता हो, ठीक है। एल नीनो व दक्षिण दोलन सूचकांक, एक कई बार प्रश्न में आ चुका है, ठीक है। एल नीनो और दक्षिण दोलन सूचकांक, इसकी कहानी है, ये डायग्राम देख लीजिए, ये कहानी आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं तब डायग्राम देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे ये जन्म होता है इसका। तो एल नीनो व दक्षिण दोलन सूचकांक यानी ENSO जिस वर्ष पेरू के तट पर, पेरू का तट कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे आपको पेरू का तट है। एल नीनो प्रति विषुवतीय गर्म सागरीय जलधारा का जन्म होता है, उस वर्ष दक्षिणी दोलन सूचकांक नकारात्मक होता है। साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स उस समय नकारात्मक होता है। ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन और फ्रेंच पोलिनेशिया के बीच में वायु दाब के अंतर से संबंधित सूचकांक है। और नकारात्मक जब होता है SOI को याद रखेंगे, ये SOI इंपॉर्टेंट है, SOI साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स। तो साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स जो है प्रशांत महासागरीय वॉकर सेल को कमजोर करता है, जिससे कि हिंद महासागरीय वॉकर सेल शक्तिशाली हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हेडली सेल भारतीय भूभाग में विस्थापित हो जाता है और मानसून कमजोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में हर 2 से 5 साल में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब देखते हैं फोटो, ठीक है, फोटो देखते हैं, फोटो से ज़्यादा क्लियर होता है। वॉकर सेल का परिसंचरण और दक्षिण दोलन SOI अभी हम पढ़े। साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स क्या होता है, ये है हमारा एशिया वाला क्षेत्र, ये पूरा एशिया वाला क्षेत्र है। ये आपका अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका यहीं पे आपका पेरू का तट कह रहा है, ठीक है। ये है प्रशांत महासागर और यहाँ पे हिंद महासागर। तो देखिए एल नीनो वर्ष कब कह रहा है, एल नीनो वर्ष में वॉकर सेल का पूर्वी खिसकाव हो जाता है, पूर्वी खिसकाव हो जाता है। एल नीनो वर्ष में क्या होगा, एल नीनो मतलब याद रखिएगा सूखा, एल नीनो मतलब सूखा। और जब भी ला नीना की बात करेगा तो ला नीना का मतलब होता है यहाँ पे ठंडी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा। ला नीना वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी, ठीक है, खेती अच्छी होगी उस वर्ष। तो ला नीना हमारे लिए अच्छा है और एल नीनो हमारे लिए क्या लाता है, सूखा लाता है। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है हमको, ठीक है, एकदम से क्लियर कर लेना है कि ला नीनो क्या है और एल नीनो क्या है। तो एल नीनो वर्ष जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ेगा। क्यों हो रहा है, नकारात्मक हो जा रहा है। कौन, दक्षिण दोलन सूचकांक SOI जो है साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स। जैसे वहाँ कुछ कीवर्ड पढ़े ना, ITCZ, पूर्वी जेट स्ट्रीम, वैसे यहाँ पे आपको ये SOI याद रखना है, नकारात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक। तो एल नीनो वर्ष में ये हो जाता है नकारात्मक। नकारात्मक होने के कारण कमजोर वॉकर सेल, प्रशांत महासागरीय जो कमजोर हो जाता है वॉकर सेल, यहाँ का वॉकर सेल हो जाएगा कमजोर प्रशांत महासागरीय, और हिंद महासागरीय का हो जाएगा मजबूत, ठीक है। सुदृढ़ वॉकर सेल कहाँ का हो जाएगा, हिंद महासागर का, यहाँ का मजबूत हो जाएगा। प्रशांत महासागर का कमजोर हो जाएगा, यहाँ का मजबूत हो जाएगा। तो कमजोर हो जा रहा है हेडली सेल और खराब मानसून खराब हो जा रहा है इसके कारण, ठीक है। तो 3-4 कंसेप्ट याद रखना है हमको। बाकी तो है ये कहानी, कहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर कैसे टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर में डिफरेंस आएगा। लेकिन याद करने वाली बात है 2-4 की पॉइंट है। बाकी एल नीनो कैसे आता है, ला नीना कैसे आता है, ये पूरा कहानी आप लोग को याद कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो याद करने वाली बात है कि एल नीनो वर्ष जब भी आएगा, एल नीनो वर्ष, तो साउथ ऑसिलेशन इंडेक्स मतलब दक्षिण दोलक सूचकांक क्या हो गया है, नकारात्मक हो गया है।
जिसके कारण प्रशांत महासागर का जो वॉकर सेल है वो कमजोर हो गया और हिंद महासागर का जो है वॉकर सेल क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो जो अभी हम लोग हेडली सेल पढ़े थे जिसके कारण वर्षा होती है हमारे भारत में, ठीक है, वो पड़ जा रहा है कमजोर। तो कमजोर पड़ जाएगा तो खराब मानसून होगा, ठीक है, खराब मानसून। तो जब भी एल नीनो आएगा, खराब मानसून लेके आएगा, सूखा लेकर के आएगा, परेशानी लेकर के आएगा, ठीक है। और जब भी ला नीना आएगा तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, मतलब प्रशांत महासागर में वॉकर सेल क्या हो जाएगा, सुदृढ़ रहेगा, हिंद महासागर में कम रहेगा, हेडली सेल मजबूत रहेगी और बारिश होगी, ठीक। अब पढ़ते हैं इसको, एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। दक्षिण दोलन सूचकांक क्या होता है, नकारात्मक हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र के अंतर के कारण जो सूचकांक है वो नकारात्मक SOI प्रशांत महासागरीय वॉकर सेल को कमजोर करता है, जिससे कि हिंद महासागरीय वॉकर सेल शक्तिशाली हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हेडली सेल भारतीय भूभाग में विस्थापित हो जाता है और मानसून कमजोर पड़ जाता है। ऐसा कब होता है, 2 से 5 सालों में होता है। 1972 ईस्वी में एल नीनो की उत्पत्ति और मानसून के कमजोर पड़ने में सीधा संबंध पाया गया था, परंतु ऐसे भी वर्ष रहे हैं जब एल नीनो आने के बावजूद मानसून खराब नहीं रहा है। इस संबंध में भारत के मौसम वैज्ञानिक वसंत बुवारी करने मानसून की भविष्यवाणी हेतु 6 सूचकों का मॉडल दिया था, जिसमें कि 6 नहीं 16 है। तापमान के 6 हैं, वायुदाब के 5 है, पवन तंत्र के 3 है और हिमाच्छादन के 2 सूचकांक है। मतलब एल नीनो और ला नीना का कंसेप्ट होने के बावजूद भी ना मानसून को पूरे तरीके से समझ पाना अभी संभव नहीं हो पाया है। तो तापमान के देखिए, टेम्परेचर प्रभावित करेगा, प्रेशर प्रभावित करेगा, पवन तंत्र जो है वो आपको विंड प्रभावित करेगा और हिमाच्छादन, ठीक है, ग्लेशियर जो है आपका वो प्रभावित करेगा। 6, 5, 3, 2 इसके इतने फैक्टर इसने दिए हैं, 16 टोटल 16। बसंत जी जो है, बसंत ऋतु से ही संबंधित है, बसंत जी ने मानसून की भविष्यवाणी के लिए इतने सूचकांक दिए हैं, मतलब कोई फिर भी फिक्स टेंडेंसी नहीं है। तो देखिए, एल नीनो तापमान का एवं दक्षिण दोलन सूचकांक वायुदाब का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यद्यपि ये मानसून पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं, परंतु अन्य सूचकों का भी मानसून की उत्पत्ति एवं प्रभाविता पर असर होता है। इस प्रकार एल नीनो के प्रभाव के बावजूद मानसून की भविष्यवाणी हेतु अनेक शोधों की आवश्यकता है। मानसून में विच्छेद देखिए, विच्छेद कैसे होगा, कैसे घटना चालू होगा। तो मानसून काल में वर्षा के आर्द्र दौर व शुष्क दौर आते रहते हैं। लंबे शुष्क दौर को मानसून विच्छेद कहा जाता है। यह वह स्थिति है जब 1 या 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो। कैसे होगा ये, ITCZ की स्थिति मैदानी भागों में चली जाएगी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति में कमी आ जाएगी। जल वाष्प भारी हवाओं की दिशा पश्चिमी घाट के समानांतर रहे और तापमान का प्रतिलोपन हो। तो ITCZ की स्थिति मैदानी भागों में रहेगी, मैदानी भागों में रहने पर वर्षा। उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति में कमी आना। जब वर्षा भारी हवाओं की दिशा पश्चिमी घाट के समानांतर है और तापमान का प्रतिलोपन हो। तो ये हो गया मानसून में विच्छेद। अब आते हैं मानसून का निवर्तन कैसे होगा। निवर्तन ऐसे होगा कि सूर्य चला गया दक्षिण में, अब ठीक है, पहले यहाँ था उत्तरायण था, अब ये चला गया दक्षिणायन, ठीक है, दक्षिण में चला गया। तो क्या हो जाएगा, अचानक से टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो पश्चिम उत्तर भारत में उच्च दाब का विकास होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा। पश्चिम उत्तर भारत ये है, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा। क्यों, ठंडी का दिन आ गया, सूर्य चला गया दक्षिण में, तो ITCZ का दक्षिण और स्थानांतरण। अब जो ITCZ था वो आ जाएगा दक्षिण में और उपोष्ण जो पछुआ जेट स्ट्रीम था वो पुनः अपने स्थान पे लौट जाएगा। जो EZ हम पढ़े थे, जिसका उत्तरायण पढ़े थे, वो भी नीचे आ जाएगा दक्षिण में। तो ये सब कारण हो जाते हैं मानसून के विवर्तन के, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का अपने स्थान पर कायम होना। मानसून का निवर्तन भी चापाकार आकृति में होता है, जैसे आया था भैया वैसे ही वापस जाएगा। जैसे हम पढ़े थे ना कि यहाँ पे आता है मई में, फिर आपका जून, 1 जून से स्टार्ट हुआ था, फिर 5 जून, 10 जून, ऐसे करके 15 जुलाई तक जाता। तो वापस भी ऐसे लौटेगा चापाकार आकृति में। निवर्तित मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करती है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान देना होगा हमें। क्या, आजकल ना नॉर्मल मानसून से क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये जाने आने वाले में से ना बहुत सारा पूछता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का अपना स्थान कायम होना, चापाकार आकृति में वापस आएगा। निवर्तित मतलब जो लौटता हुआ मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से क्या करेगा, जलवाष्प लेगा। अब लौट रहा है तो लौटते लौटते बंगाल की खाड़ी से क्या करेगा, ये जलवाष्प लेगा, ग्रहण करके पूर्वी तटीय भागों में, ये जो पूर्वी तटीय भाग है यहाँ पे कहा कि वर्षा करता है। अक्टूबर नवंबर में उत्तरी सरकार क्षेत्र में, जबकि नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु
कोरोमंडल तट पे वर्षा करता है। तमिलनाडु कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट में ये क्या करता है, वर्षा करता है। और मानसून की संपूर्ण क्रियाविधि अत्यधिक जटिल है, जिसके कारण निरंतर शोध जारी है। तो लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा कर रहा है, पूछ दिया। तो तमिलनाडु में देखिए नवंबर दिसंबर में, और अक्टूबर नवंबर में उत्तरी सरकार क्षेत्र, ये वाला उत्तरी सरकार क्षेत्र है। फिर आपका कोरोमंडल तट है, तमिलनाडु वाला तट है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वर्षा कर रहा है। इसको ध्यान देना है। लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है, पानी कहाँ से लाएगा, तो बंगाल की खाड़ी से पानी लेके आएगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से पानी लेके आएगा, यहाँ पे आके वर्षा कर देगा। तो अत्यधिक जटिल है प्रक्रिया लौटने की भी और जाने की भी। सितंबर से लौटना शुरू किया है, देखिए डायग्राम में 15 सितंबर, इधर सितंबर से लौटना शुरू किया। फिर अक्टूबर आते आते 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, 1 दिसंबर को फाइनली इधर लौट रहा है, 15 दिसंबर। तो ठंडी में अगर पूछेगा, अगर ठंडी में यहाँ पे वर्षा हो रही है चेन्नई में, तमिलनाडु के तट में, तो कैसे हो रही है, तो इसे कहेंगे लौटते हुए मानसून से वर्षा हो रही है। तो एक जाता हुआ मानसून, एक शीतकालीन मानसून, एक जो चक्रवात और उससे हम देखें मानसून, ऐसे करके आते और जाते समय वर्षा करता है। बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान देखिए। भारत में वर्षा का प्रादेशिक और मौसमी वितरण अत्यधिक विषम है, जहां एक और हम देखते हैं कि जैसलमेर में सिर्फ 9 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, मासिनराम में 1140 से भी ज़्यादा हो रही है। तो बहुत ज़्यादा क्या है, अंतर है। तो जून से सितंबर तक मैक्सिमम वर्षा हो जाती है, मैक्सिमम वर्षा जून से सितंबर हो जाती है। अतः बाढ़ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान के लिए निश्चित और अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों को जानने के लिए अतिरिक्त वर्षा की विचलनशीलता की प्रकृति को भी समझना जरूरी है। क्यों आ रहा है सूखा और क्यों आ रहा है बाढ़। तो देखिए सूखा क्या है, यह एक असामान्य और लंबा शुष्क मौसम है, किसी भी क्षेत्र विशेष में स्पष्ट जलीय असंतुलन को पैदा करता है। सूखा के लिए मानसून की अनिश्चित प्रकृति के अलावा कृषि का अवैज्ञानिक प्रबंधन भी उत्तरदायी हो सकता है। तो सूखे को 3 प्रकार से बांटा गया है। भारत का सूखा प्रवण क्षेत्र, जोन 1 देखिए अत्यधिक, जोन 1 यहाँ पे क्या अत्यधिक सूखा क्षेत्र है। जोन 2 देखिए यहाँ पे गंभीर है। जोन 3 में क्या है, सामान्य है। और ये क्या है, सूखा रहित। ये सब सूखा रहित क्षेत्र हैं, जहाँ पे भी ऐसा बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा सूखा हम पश्चिम उत्तर क्षेत्र में देखते हैं, ठीक है। फिर ये मध्य वाला भारत, बुंदेलखंड वाला एरिया जो है अपना पठारी भाग है, चंबल वाला रीजन, बुंदेलखंड, बघेलखंड में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर इधर पठारी क्षेत्र में प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है। और जोन 3 सामान्य है आपका, जोन 4। तो सूखा प्रवण क्षेत्र हम किसको कह रहे हैं, आइए देखते हैं। मौसम वैज्ञानिक अगर कह दिया कि 75% से कम वर्षा हो रही है, तो वो हो जाएगा सूखा क्षेत्र। किसी भी चीज़ को कहने का एक क्राइटेरिया होता है। अगर वैज्ञानिक कह रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक, कि 75% से कम वर्षा प्राप्त किया है ये क्षेत्र, तो वो हो जाएगा सूखा प्रवण। जलीय सूखा क्या होता है, मौसम वैज्ञानिक सूखा की अवधि के काफ़ी लंबा होने पर जलीय सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे सूखे में नदियाँ, तालाब और झील जैसे जल स्रोत सूख जाते हैं, जलीय सूखा। कृषिगत सूखा क्या है, फसल के लिए अपेक्षित वर्षा नहीं हुई, मान लो, ठीक है, अपेक्षित वर्षा नहीं हुई, अनुमान से कम वर्षा हो गई, तो इस अवस्था में मिट्टी की नमी फसल विकास के लिए अपर्याप्त हो जाती है। सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा और उसकी विचलनशीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा है। एक है सूखा क्षेत्र, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है एवं वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक रहती है। तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ कारण्य क्षेत्र आते हैं। यहाँ मरुस्थलीकरण को रोकने, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, जल व मृदा का प्रबंधन आदि के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो सूखा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहाँ पे 75% से कम एवं वर्षा विचलनशीलता 25% हो। विचलनशीलता मतलब कब आएगा कब नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। विचलन 25% हो और 75% से कम यहाँ पे वर्षा हो। तो गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिण तेलंगाना, तमिलनाडु के कुछ भाग, बिहार में चंपारण जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, झारखंड में पलामू, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, उड़ीसा में कालाहांडी का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र इसको कहा जा सकता है। डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है, ये सब वाला एरिया, तो इसमें देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, थोड़ा सा राजस्थान वाला पोर्शन थोड़ा आता है। इधर आपका आंतरिक कर्नाटक क्षेत्र है, तेलंगाना, दक्षिणी तेलंगाना, तमिलनाडु का कुछ भाग आ रहा है। बिहार में देखेंगे तो चंपारण वाला क्षेत्र है, पुरुलिया, कालाहांडी तक ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो यहाँ पे शुष्क कृषि प्रणाली है, मृदा जल प्रबंधन, हरित क्रांति की संभावना है। यहाँ पे द्वितीय हरित क्रांति के लिए संभावित क्षेत्र है। ड्रिप देखेंगे, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई चलती है। सामाजिक वानिकी, भूमि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विविध प्रयास, पशुपालन का विकास आदि कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम इसके तहत चलाए जाते हैं।
तो ये आपको डायग्राम से क्लियर हो गया कि पहला हमने देखा था सूखा क्षेत्र, एकदम सूखा ही है, 50 सेंटीमीटर से कम की बारिश हो रही है और विचलनशीलता 25% से अधिक है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, कच्छ तराई, ये सब आया था। इसे मरुभूमि विकास कार्यक्रम। इस सूखाग्रस्त क्षेत्र में हमने 75 सेंटीमीटर से कम वाला देखा वर्षा का। गंभीर क्षेत्र देख लिया, जोन 3 सामान्य देखा था और सूखा रहित क्षेत्र देखा था। अब आते देखिए बाढ़ में, फ्लड। जब नदियां या जलधाराएं तटबंधों को पार करके अपने जल को आसपास के क्षेत्र में फैला देती है। देखिए बाढ़ कहा जाएगा, क्या होता है बाढ़? बाढ़ है क्या? तो ऐसे नॉर्मल हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जब नदियां या जलधाराएं तटबंधों को पार करके अपने जल को आसपास के क्षेत्रों में फैला देती है तो इस घटना को बाढ़ कहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, भारी वर्षा का होना, चक्रवाती तूफानों से भी अचानक अत्यधिक वर्षा तटीय भागों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती है। बादल के अचानक फटने से राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में भी कभी कभी बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। तो जल ग्रहण क्षेत्र जो उसका था, तटबंधों को क्या की, पार कर दी, और पार करने के बाद ये अपने जल क्षेत्र को आसपास के एरिया में फैला देती है। ये बाढ़ कहलाता है। कारण क्या है बाढ़ का? कारण अभी तो हमारा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित नहीं है, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि बाढ़ के लिए मानसून की प्रकृति ही प्रमुख उत्तरदायी है, लेकिन नदी बेसिनों में अत्यधिक क्या हो रहा है? अवसादीकरण, बहुत ज्यादा उसमें जमाव होता जा रहा है। तो जमाव हो जाएगा, नदी बह नहीं पाएगी तो क्या करेगी? मार्ग को बदल लेगी। फिर मानवीय बसाव, हमारे पास जगह नहीं है और पता चला हम घुस घुस के नदी क्षेत्र में ही बना रहे हैं। जैसे आप इलाहाबाद का, प्रयागराज का देखेंगे ना, प्रयागराज का जो एरिया है जहाँ पे गंगा जी और यमुना जी का वो है, संगम है, तो उस पूरे क्षेत्र में ना जहाँ पे मतलब संगम होता है यमुना जी और गंगा जी का, तो एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत ही बड़ा एरिया था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मकान वगैरह सब क्या कर रहे हैं? ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। और कुंभ वाले क्षेत्र में देखेंगे तो हमेशा मतलब लगेगा आपको कि मानव का क्या हो रहा है, मतलब बसावट जो है बढ़ता जा रहा है। और जब भी बाढ़ की स्थिति आती है तो फिर वो परेशान होते हैं। बाढ़ में देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे, घरों में पानी घुस गया है तो कैसे नहीं घुसेगा? मानवीय बसाव बढ़ता जा रहा है। तो बेसिन का सकरा होना, अब जब मानवीय बसाव होगा तो बेसिन सकरा हो जाएगा, कहाँ जाएगी जलधारा? तो इधर उधर मार्ग बदलेगी अपनी। पहाड़ी ढालों पर वनों की अंधाधुंध कटाई देखते हैं, विकास कार्यक्रमों में ढाल का ध्यान न रखना, ये सभी बाढ़ के लिए उत्तरदायी है। तो बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक पूछेगा तो अवसादीकरण, नदियों का मार्ग बदलना, मानवीय बसाव, बेसिन का सकरा होना, वनों की अंधाधुंध कटाई और विकास कार्यक्रमों को अंधाधुंध जारी रखना। तो भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के अनुसार बाढ़ के द्वारा होने वाली हानि का 60% नदियों में आने वाले बाढ़ से एवं 40% अधिक वर्षा एवं चक्रवातों से आने वाले बाढ़ से होता है। तो मैक्सिमम बाढ़ कैसे? 60% किससे हो रहा है? बाढ़ के द्वारा आने वाली हानि जो होती है वो 60% जो है नदियों से आने वाले बाढ़ से होता है, जबकि 40% वर्षा और चक्रवात से होता है। तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बताया है। देख लीजिए एक बार फोटो में बाढ़ ग्रसित एरिया, हमने पढ़ा दामोदर, कोसी है ना, सब ये खतरनाक है नदियाँ, ठीक है। यहाँ बिहार का शोक है तो कोई बंगाल का शोक है, दामोदर नदी, इधर कोसी हमेशा मार्ग बदलती रहती है। तो बाढ़ ग्रसित एरिया जो भी मैदानी भाग है ना, मैदानी भाग है, इन सबको कहा गया है। इधर ब्रह्मपुत्र भी इधर बाढ़ के लिए वो है, इधर देखिए इधर साबरमती, चंबल, गोदावरी, इधर कृष्णा, मध्य भारत नहीं है, ये पठारी पोर्शन है, ये प्रायद्वीपीय पठार। तो मैक्सिमम देखिए मैदानी क्षेत्र ही बाढ़ से ग्रसित होते हैं। 10 मिलियन हेक्टेयर तक का क्षेत्र प्रभावित होता है। बाढ़ क्षेत्र देखिए, बाढ़ आयोग ने बाढ़ की आवृत्ति के अनुसार कैसे कैसे बांटा है। पहला बांटा है अधिकतम आवृत्ति क्षेत्र, जो कि ब्रह्मपुत्र की घाटी, निम्न गंगा नदी घाटी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी आदि नदियों का डेल्टाई क्षेत्र, और गंडक, कोसी जैसी नदियां बाढ़ क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। अधिकतम आवृत्ति मतलब मैक्सिमम है। मध्यम आवृत्ति में यहाँ 5 वर्ष या कम अंतराल पर बाढ़ की घटनाएं होती हैं। निम्न आवृत्ति यहाँ पे कभी कभी, जैसे कि बादल प्रस्फोट हो गया अचानक से, तो 5 वर्षों में कभी कभार, ठीक है। और यहाँ 1 से 5 वर्ष के अंतराल में होता रहता है, और यहाँ तो रोज हर प्रति साल, एवरी ईयर, ठीक है। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या है? बांध एवं जलाशयों का निर्माण। उपाय देखिए, परेशानी नहीं बताना, उपाय भी बताना है। तो बाढ़ नियंत्रण हेतु संरचनात्मक उपाय क्या करेंगे? बांध एवं जलाशयों का निर्माण, जल निकासी चैनलों में सुधार, नदियों को जोड़ना, वनीकरण जैसे उपाय आते हैं। परंतु इंडियन नेशनल कमेटी ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज के अनुसार केवल संरचनात्मक उपाय बाढ़ पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है। अतः उसने फ्लड प्लेन जोन की अवधारणा प्रस्तुत की और बताया है कि यहाँ किसी भी विकास गतिविधि से पूर्व बाढ़ विशेषज्ञों की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए। वर्तमान समय में सभी बाढ़ग्रस्त नदियों के लिए एक मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं।
संपूर्ण देश में 325 पूर्वानुमान स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इनसेट और IRS उपग्रहों प्रणालियों से बाढ़ की भविष्यवाणी में भी बेहतर मदद मिली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनसेट और IRS उपग्रह जो है ना, वो पहले से ही देखिए अनुमानित आपको बता देते हैं कि बाढ़ आने वाले हैं। एक आप सुने होंगे नीतीश डिवाइस, बिहार में चलता है नीतीश डिवाइस। तो ये ना एक लॉकेट जैसा होता है जिसको गले में पहनना होता है, और जब भी ना बाढ़ की स्थिति आएगी ना, तो ये क्या करता है, अलार्म कुछ तो इसमें रहता है सेटिंग की, ये बता देता है और आपको फिर उच्च क्षेत्र में चले जाना है, बाढ़ क्षेत्र से उच्च क्षेत्र में चले जाना है। तो इनसेट हो गया, IRS उपग्रह प्रणाली है और ये बाढ़ की भविष्यवाणी में मदद करता है। 2018 में देखिए 98% तक परिशुद्धता थी पूर्वानुमान में। नवीनतम उपग्रह ओशन सेट, मेट सेट आदि के आने से बाढ़ पूर्वानुमान की परिशुद्धता बढ़ी। हम पहले से ही जान जाते हैं कि आपातकालीन स्थिति आने वाली है, तो ऐसे में हम कुछ न कुछ उपाय करके बैठेंगे। तो बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, कैसे मानसून आता है, कैसे वापस जाता है, और मानसून के अलावा भी कब कब वर्षा होती है, पश्चिमोत्तर विक्षोभ कैसे आते हैं, एल नीनो ला नीना क्या है, और मानसून की और कौन कौन से प्रभावित करने वाले यंत्र हैं, कारक हैं, पछुआ पवनें क्या होती हैं, ITCZ क्या है, ये सभी कंसेप्ट आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा डायग्राम को भी शामिल करना, जब भी आंसर लिखेंगे तो एक भारत बना करके हमको पूरा बता देना। तो ये थी भारत की जलवायु का चैप्टर। और जब हम किसी भी किताब के चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, जो कि जब भी हम भाग के पढ़ते हैं, जब शॉर्ट में जैसे जलवायु पढ़ना है 5 मिनट पढ़ लिए, या जब रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन जब हम करेंगे तो अब डायग्राम देखेंगे और डायग्राम के साथ साथ जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं उसको हम रिवाइज करेंगे। तो आशा है कि ये चैप्टर समझ में आया होगा दोस्तों, और इसके अलावा अगर कुछ भी सुधार की आवश्यकता है तो बताएंगे। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।